हाँ जी, रात भर पढ़ाई करने के बाद कल से ज्योग्राफी शुरू कर दी है। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक पुराने आईएएस अधिकारी को कहते हुए सुना था, वो रिटायर्ड है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने इकोनॉमिक्स 3 दिन में रिवाइज कर ली थी। बस यही बनना है, ऐसा ही हो जाए। इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ है ना जो बड़ी डायनेमिक हो गई है। अभी इकोनॉमिक्स रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ खुराफात वर्ड भरे में हुआ करता है। FATF और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बड़े शानदार कानून हैं, तो उनको स्टडी करने का मौका भी है और आपको भी समझना पड़ेगा। जो लोग भी स्टडी करेंगे उनके लिए बहुत बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। बस इसको पूरी तरीके से पढ़ लो। पहले इकोनॉमिक टूल्स को पढ़ लो, फिर इंडियन इकोनॉमी को स्टडी कर लो, मज़ा आ जाएगा। यार सुबह से मैंने सारे एग्रीकल्चरल काम निपटा लिए हैं। अब इस टाइम मैं वॉक कर रहा था तो सोचा लाओ मैं वीडियो बनाऊं। मैंने एक चीज़ देखी है कि इस तरीके की जानकारी अभी तक किसी भी कैंडिडेट्स ने नहीं डिस्क्लोज़ की है, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। मैं वो सब बातें भी बताऊंगा जो मिस्टेक्स मैंने की थी अपनी शुरुआत में सिविल सर्विसेज की, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी। उस दौरान जो भी अभी तक जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, मैं उसको एकदम से नहीं कंपाइल कर सकते, लेकिन हाँ कुछ उसका सारांश ज़रूर बताएंगे, जिससे अगर कोई शुरुआत कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है तो उससे वो मिस्टेक्स ना हो। पहली मिस्टेक, एक ही तरीका है। मैंने इसकी थंबनेल में टाइटल डाला है सीक्रेट सिलेबस का। तो सीक्रेट सिलेबस का मतलब ये है कि अभी तक मैंने जितना भी देखा है कि जो कैंडिडेट्स इस बारे में बात करते हैं कि यार क्या पढ़ें, तो उसमें सबसे पहले वो बताते हैं कि आप जाकर सिलेबस देखिए, नोटिफिकेशन में जो दिया होता है सिलेबस। मैं सिलेबस अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ना तो उनके बयान दिखाऊंगा कि किस कैंडिडेट ने, क्वालिफाइड कैंडिडेट ने क्या क्या बातें की हैं। तो सब लोग बात करते हैं कि भाई सिलेबस में जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो हेडलाइंस दी हुई हैं, आप उनके हिसाब से पढ़ाई करिए। तो एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या है कि वो हेडलाइंस इतनी ज़्यादा ब्रॉड हैं कि आप किधर से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, जो हेडलाइंस हैं वो हमारी गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकती हैं, ना कि उन्हीं हेडलाइंस के द्वारा पढ़ा जाए। पढ़ाई की शुरुआत आप करिए सब कुछ पढ़ के। स्पेशली आप जब शुरुआत में बिल्कुल एज अ फ्रेशर आए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो शुरुआत करिए इंडिया को पढ़ने के लिए। अब इंडिया में क्या पढ़ना है? इंडिया में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जैसे सन 1600 से आप शुरू करिए, सन 1600 से लेकर अभी तक का पढ़ रहिए। तो जब इतना करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। पूरे इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए, पास्ट कैसे था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर में क्या होना है। और जब इंडिया का कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तब वर्ल्ड के ऊपर आइए, और वर्ल्ड में भी इतनी ही टाइमलाइन के आसपास, इसी समय के आसपास के बारे में पढ़ना है कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा था और उस जो दुनिया में चल रहा था उसका असर इंडिया पे क्या था। तो ये है वो सीक्रेट तरीका, सीक्रेट सिलेबस। मतलब अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उन बुलेट पॉइंट, मेन हेडलाइंस के चक्कर में मत पड़िए। वो मेन हेडलाइंस सिर्फ ये बताती हैं कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज़ आप मेन कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो पूरा पढ़ने का ही मतलब है और उसी का बेनिफिट मिलेगा आपको। पूरा पढ़ने के लिए शुरुआत होती है, सब लोग कहते हैं भाई NCERT करो। मैं इसके ऊपर वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो ज़रूरी ये है कि सीक्रेट सिलेबस जानना और डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जिसमें इस तरीके की बात हो। क्योंकि सिलेबस ही अगर नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्या। और सिलेबस बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो क्या करें, बुक्स ले लें या कोचिंग ले लें। यार भैया, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैंने जब शुरुआत की थी तो उसमें मैंने बहुत रफ़ तरीके से पढ़ा है। कुछ मिस्टेक्स सबसे पहले तो ये हुई कि गलत स्टडी मटेरियल को आप जब रेफ़र करेंगे तो गड़बड़ होनी ही होनी है। ये सबसे पहले आप NCERT का चक्कर छोड़ दीजिए कि NCERT पढ़ के आप कुछ उखाड़ पाएंगे। लाइफ में आप NCERT पढ़ के शायद अपना बेस तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको एक अगर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए पूरी इंडिया की या दुनिया की, स्पेशली इंडिया की, क्योंकि दुनिया से रिलेटेड उसमें कंटेंट इतना नहीं है, तो इंडिया से रिलेटेड अगर चाहिए तो आप NCERT रिफ़र करिए, अपना बेस बनाइए, माइंड को रेडी करिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और NCERT के बाद आप
मेन किताबों पर जाइए। मैं किताबों की लिस्ट बाद में बता दूंगा जो मैं खुद पढ़ता हूँ। पहले मैं इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ता था, लेकिन अभी जो है वो इंग्लैंड के कुछ ऑथर्स हैं, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो मैंने इंग्लैंड के ऑथर्स की जो बुक है वो मंगा के रखी है। उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, बताएंगे कैसे पढ़ना है। लेकिन शुरुआत में सीक्रेट सिलेबस का क्या मतलब है कि आपको सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कितनी ज़रूरी है। पहले तो बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, सीक्रेट सिलेबस में कुछ क्यों पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, सब कुछ नहीं पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। तो और ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो आज का है, आज के भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और वो तो ब्रिटिशर्स ने पास किया था। अभी उनके ये सब चीज़ें अगर नहीं लिंक होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। और पास्ट प्रेजेंट तो जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद अब मेन दुनिया का जो चैलेंज है भाई, ग्लोबल वार्मिंग वाकई चैलेंज है। अप्रैल के महीने में इतनी कभी गर्म नहीं होती थी कि दिक्कत क्रिएट करे। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही तो प्लांट्स कितने स्ट्रेस में होंगे। सोचो, हम लोग जो अपना टेम्परेचर घर बना के, एयर कंडीशन बना के रेगुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव कूलिंग करके, लेकिन इनको क्या दिक्कत है, बारिश भी नहीं हो सकती। तो इनसे पूछो कि असली दिक्कत का लेवल। आप देखेंगे पत्तियां जो हैं वो ऊपर की तरफ कर्ल हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मॉइस्चर को रिटेन करना है और ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करना है। प्लांट मतलब खुद सिग्नल दे रहा है कि हमारे में मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है। बल्कि मेरे में आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन है, घास भी बहुत है, घास के लिए भी चला करता है प्रबंधन, लेकिन ड्रिप इरिगेशन है। और अभी हमने सुबह ही चलाई थी, तो दिन में 2 बार ड्रिप चलानी पड़ रही है, सिर्फ इस मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करने के लिए, बचाने के लिए, कि अगर एकदम से चला देंगे तो या तो वो नीचे चला जाएगा या तो वो एवापोरेट हो जाएगा। तो इंटरवल्स पे हमको चलाना पड़ रहा है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। मिट्टी में है भी मेंटेन, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। और जिसके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो मेनली अगर डीजल पंप, यहाँ पर बेसिकली क्या ना लोग डीजल पंप यूज़ करते हैं, तो डीजल पंप से इतना बड़े स्केल का काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि काम होगा ही नहीं।